तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मराठा साम्राज्य के बारे में, जिसमें मैं छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके उत्तराधिकारियों का इतिहास विस्तार से पढ़ाने वाला हूं। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना ताकि इसमें जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहां से जाके बना सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे शिवाजी महाराज का इतिहास, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं शिवाजी महाराज के प्रारंभिक जीवन पर। मराठा साम्राज्य का संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है। आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से याद रखना है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है। उनके ही द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी। शिवाजी महाराज का जन्म अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था और ये पुणे के पास में है। शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी भोंसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी महाराज के गुरु कोंडदेव थे, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी महाराज के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। 1640 में शिवाजी महाराज का विवाह साईबाई निम्बालकर के साथ हुआ था और शिवाजी महाराज का संबंध भोंसले वंश से था। तो यहाँ पे आपको जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। 1643 में शिवाजी महाराज ने सबसे पहले सिंहगढ़ का किला जीता था और इसके बाद 1646 में तोरण और राजगढ़, या कुछ इतिहासकारों ने रायगढ़ भी लिखा हुआ है, के किलों पर अधिकार किया था। देखिए सिंहगढ़, एक बीच में एक फिल्म आई थी, उसका नाम था तानाजी। तानाजी जो मूवी बनाई गई थी, तो ये सिंहगढ़ के किले को उसमें दिखाया गया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसे कोंढाना किला के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम सिंहगढ़ कर दिया गया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे बात करते हैं तोरण और राजगढ़ या रायगढ़ की। कुछ इतिहासकारों ने राजगढ़ लिखा है, कुछ ने रायगढ़ लिखा है, लेकिन सही रायगढ़ है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इन किलों पे अधिकार कर लिया था 1643 में शिवाजी महाराज ने। 1654 में शिवाजी महाराज ने पुरंदर का किला जीता था। पुरंदर भी पुणे के पास एक स्थान का नाम है, ये आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक संधि हुई थी, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। 1656 में शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। 1657 में शिवाजी महाराज का पहली बार मुगलों से मुकाबला हुआ, जब अहमदनगर और जुन्नार पर उन्होंने आक्रमण किया था। शिवाजी महाराज ने सूरत को 2 बार लूटा था, एक बार 1664 में और दूसरी बार 1670 में लूटा था। आपको ये ध्यान रखना है कि सूरत को लूटने का मतलब ये है कि मुगलों को लूटा था, ना कि सूरत में रहने वाली जनता को। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह के मध्य में जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। हालांकि इसकी चर्चा मैंने अपने औरंगजेब वाले वीडियो में भी की थी, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी चर्चा इतिहास में बहुत होती है। अब बात करते हैं कि पुरंदर की संधि की जो प्रमुख शर्तें थीं वो क्या क्या थीं। नंबर 1, शिवाजी महाराज अपने 35 किलों में से 25 किले मुगलों को देंगे। नंबर 2, शिवाजी महाराज मुगलों की तरफ से युद्ध व सेवा करेंगे। नंबर 3, शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया जाएगा। तो ये प्रमुख शर्तें थीं पुरंदर संधि की। वैसे तो और भी थीं, लेकिन जो प्रमुख थीं उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 12 मई 1666 ईस्वी को शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा दरबार पहुंचे, परंतु दरबार में उचित सम्मान न मिलने के कारण वह बहुत क्रोधित हुए। फलस्वरूप उन्हें जयपुर भवन में कैद कर दिया गया था। 18 अगस्त 1666 को ही अपने पुत्र सहित शिवाजी महाराज भागने में सफल हुए थे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जून 1665 में जब पुरंदर की संधि हुई थी, राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्य में हुई थी। तो राजा जयसिंह ने उस समय कहा था कि आप आगरा दरबार में कभी आइए। तो उन्हीं के आमंत्रण पर शिवाजी महाराज मई 1666 में आगरा पहुंचे।
लेकिन औरंगजेब ने दरबार में कोई भी उचित सम्मान नहीं किया था शिवाजी महाराज का। इसलिए वो बहुत क्रोधित हुए और उन्हें जयपुर भवन में कैद कर दिया था। किसने? औरंगजेब ने। ये तो वही बात हो गई कि तुमने किसी मेहमान को बुलाया अपने घर और फिर उसे कमरे में बंद कर दिया, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। यही औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के साथ किया था। लेकिन शिवाजी महाराज ने क्या किया था कि अगस्त 1666 में वो वहां से निकलने में कामयाब हो गए थे। 5 या 6 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में शिवाजी महाराज ने अपना राज्य अभिषेक काशी के पंडित श्री गंगा भट्ट से करवाया था। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जून 1674 में रायगढ़ में शिवाजी महाराज ने अपना जो राज्य अभिषेक करवाया था वो किससे करवाया था? काशी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम श्री गंगा भट्ट था। कुछ इतिहासकारों ने गागा भट्टी भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। तो इनसे राज्य अभिषेक करवाया था 1674 में। शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक के अवसर पर एक नया संवत चलाया गया था और सोने के सिक्के तथा तांबे के सिक्के भी जारी किए गए थे और उन सिक्कों पर श्री शिवा छत्रपति लिखवाया गया था। और इसी अवसर पर शिवाजी महाराज ने क्या किया था कि उनकी दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था सोयराबाई, तो सोयराबाई से पुनर्विवाह किया था और सोयराबाई को ही राजमहिषी की उपाधि दी थी। जून 1674 में ही शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई का देहांत हो गया था। परिणाम स्वरूप शिवाजी महाराज का दूसरी बार राज्य अभिषेक हुआ। दूसरा राज्य अभिषेक 24 सितंबर 1674 ईस्वी को तांत्रिक तरीके से संपन्न हुआ और इस राज्य अभिषेक को निश्चलपुरी गोसाई नामक तांत्रिक से संपन्न कराया गया था। शिवाजी महाराज ने 1678 ईस्वी में जिंजी के किले पर अधिकार कर लिया था और जिंजी की विजय शिवाजी महाराज की अंतिम विजय मानी जाती है। देखिए ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शिवाजी महाराज की अंतिम विजय कौन सी थी? जिंजी विजय थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 1678 में शिवाजी महाराज ने जिंजी पर अधिकार कर लिया था और इसी समय से शिवाजी महाराज का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरने लगा था। 3 अप्रैल 1680 को अत्यधिक ज्वर के कारण शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी महाराज का अंतिम संस्कार सोयराबाई, जो शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी थी, उनके पुत्र राजाराम ने संपन्न किया था। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद पुतलीबाई, जो शिवाजी महाराज की तीसरी पत्नी थी, सती हो गई थी। अब बात करते हैं शिवाजी महाराज के प्रशासन के बारे में। शिवाजी महाराज की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जिसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था। नंबर 1 पेशवा, ये प्रधानमंत्री होता था और इसका कार्य संपूर्ण राज्य की देखभाल करना होता था। नंबर 2 अमात्य, यह राज्य का अर्थ मंत्री होता था और इसका कार्य राज्य की आय तथा व्यय से संबंधित होता था। नंबर 3 वाक्यान्वेष या गृह मंत्री कह सकती हो, इसका कार्य सुरक्षा, गुप्तचर एवं सूचना विभाग के कार्यों की देखभाल करना होता था। नंबर 4 सुमंत, यह राज्य का विदेश मंत्री होता था। नंबर 5 चिटनिस या फिर सचिव कह सकते हो, इसका कार्य सरकारी दस्तावेजों को तैयार करना होता था। नंबर 6 सेनापति, सेना की भर्ती करना और सेना को संगठित करना इसका प्रमुख कार्य होता था। नंबर 7 न्यायाधीश, यह राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता था। नंबर 8 क्षत्रिय पंडितराव, यह धार्मिक मामलों में राजा का मुख्य सलाहकार होता था। तो आपको ये याद रखना है कि जो धार्मिक मामले होते थे तो उसका मुख्य सलाहकार कौन होता था, चाहे तो सद्र कह लो चाहे पंडितराव कह लो। तो यहाँ पर मैं शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। एक तरफ औरंगजेब और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज। औरंगजेब हिंदुओं पर कभी जजिया कर लगाता था तो कभी हिंदू राजाओं को धर्म के नाम पर टारगेट करता था, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य में कभी भी किसी भी मुस्लिम परिवार को या मुस्लिम व्यक्ति को सिर्फ इसलिए निशाना नहीं बनाया कि वो मुस्लिम है। शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति बिल्कुल सहिष्णु नीति थी और इसकी गवाही स्वयं मुस्लिम इतिहासकारों ने दी है। शिवाजी महाराज का द्वेष सीधा औरंगजेब से था,
न कि इस्लाम से और न इस्लाम को मानने वाली जनता से। शिवाजी महाराज ने अपने संपूर्ण शासनकाल में कभी भी न तो कुरान का अपमान किया, न कोई मस्जिद तोड़वाई, न किसी निर्दोष मुस्लिमों पे अत्याचार किया। ये शिवाजी महाराज की नीति थी। लेकिन इसकी ठीक विपरीत औरंगजेब करता था। लेकिन कभी भी शिवाजी महाराज ने उसका बदला लेने के लिए निर्दोष मुस्लिमों पर अत्याचार नहीं किया। शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति बहुत ही उच्च लेवल की थी और उसकी तुलना अगर औरंगजेब से की जाए तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार है, क्योंकि औरंगजेब शिवाजी महाराज के बिल्कुल विपरीत था। शिवाजी महाराज को भारतीय लोग ऐसे ही अपना आदर्श नहीं मानते, उनमें कुछ तो ऐसा खास था जो उन्हें सारे भारत के लोग अपना आदर्श मानते हैं। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मराठा राज्य को 5 भागों में बांटा गया था, जिन्हें प्रांत या सरसूबा कहा जाता था। शिवाजी महाराज अपने क्षेत्र को स्वराज के नाम से पुकारते थे। शिवाजी महाराज की भू राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी। माप का आधार जरीब थी, जिसे काठी कहा जाता था। यह काठी 5 हाथ और 5 मुट्ठी लंबी होती थी। प्रारंभ में उपज के आधार पर उपज का 1/3 भाग लिया जाता था, परंतु बाद में भूमि कर बढ़ाकर 2/5 कर दिया गया था। चौथ और सरदेश मुखी नामक जो कर थे वो शिवाजी महाराज के द्वारा लगाए गए थे। इनकी चर्चा इतिहास में बहुत होती है। चौथ, यह कर पड़ोसी राज्यों की आय से 1/4 भाग वसूला जाता था। इसको आपको याद रखना है कि पड़ोसी राज्यों की जो आय होती थी उससे 1/4 भाग क्या वसूला जाता था? चौथ वसूला जाता था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसके बदले में शिवाजी महाराज क्या देते थे पड़ोसी राज्यों को? बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले में ये कर लिया जाता था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब बात करते हैं सरदेश मुखी की। यह कर भी पड़ोसी राज्यों से ही वसूल किया जाता था और उस प्रदेश की भूमि कर का 10% लिया जाता था ये। और इसके बदले में शिवाजी महाराज वहां के लोगों को क्या देते थे? लोगों के हितों की रक्षा के बदले ये कर लिया जाता था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चौथ और सरदेश मुखी, इनके बारे में इतिहास में बहुत चर्चा होती है। इनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। अंग्रेज इतिहासकार स्मिथ ने शिवाजी महाराज के राज्य को डाकू राज्य कहा है। अंग्रेज तो कुछ भी कह गए हैं, अंग्रेजों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। मुगल शासक औरंगजेब शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा कहकर पुकारता था, क्योंकि महाराष्ट्र पहाड़ी क्षेत्र है और आगरा और दिल्ली इतना पहाड़ी क्षेत्र नहीं है जितना कि महाराष्ट्र है। इसीलिए औरंगजेब शिवाजी महाराज को हमेशा पहाड़ी चूहा कह के पुकारता था। मराठा इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने शिवाजी महाराज के शासनकाल को मध्ययुगीन राजतंत्र की एक अनोखी घटना बताया है। तो ये तो था छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास, और जो जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों के बारे में। अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? शिवाजी महाराज के बारे में। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनकी दूसरी पत्नी सोयराबाई से उत्पन्न पुत्र राजा राम सिंहासन पर बैठे, परंतु शिवाजी महाराज की पहली पत्नी के पुत्र संभाजी ने राजा राम को गद्दी से उतारकर 20 जुलाई 1680 को स्वयं सिंहासन पर बैठ गए थे। अब बात करते हैं संभाजी महाराज के इतिहास पर। संभाजी महाराज की मां का नाम साईबाई निंबालकर था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली रानी थी। संभाजी महाराज का जन्म 1657 में हुआ था। संभाजी महाराज के गुरु केशव भट्ट और उमाजी पंडित थे। संभाजी महाराज का विवाह येसुबाई से हुआ था, जिससे उन्हें एक पुत्र साहू उत्पन्न हुआ। संभाजी महाराज का राज्य अभिषेक जनवरी 1689 में हुआ था। संभाजी महाराज ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। फरवरी 1689 में संगमेश्वर के पास नावड़ी गांव में संभाजी महाराज और कवि कलश को मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने बंदी बना लिया था और उन्हें बहादुरगढ़ लाया गया था। 3 मार्च 1689 को बहादुरगढ़ से कोडेगांव लाया गया और यहीं पर 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज और कवि कलश की
हत्या कर दी गई थी। संभाजी महाराज की हत्या के बाद राजा राम ने सिंहासन प्राप्त किया था। संभाजी महाराज का शासनकाल 1680 से 1689 के मध्य में था। अब बात करते हैं राजा राम के बारे में। राजा राम शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी सोयराबाई के पुत्र थे। राजा राम का राज्य अभिषेक 1689 में ही हुआ था और 1689 ईस्वी में ही मुगलों ने जुल्फिकार खां के नेतृत्व में जिंजी का घेरा डाला और 8 वर्षों तक राजा राम जिंजी के किले में कैद रहे थे। 1698 ईस्वी में राजा राम ने जिंजी को छोड़कर सतारा को अपनी राजधानी बनाया था। राजा राम ने एक नए पद प्रतिनिधि की नियुक्ति की थी और प्रतिनिधि का पद पेशवा से बड़ा होता था। यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। राजा राम ने क्या किया था कि एक प्रतिनिधि के पद का निर्माण किया था और ये प्रतिनिधि किससे बड़ा होता था? पेशवा से बड़ा होता था। यानी कि पहले राजा, फिर प्रतिनिधि, फिर पेशवा। पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिनिधि के पद का निर्माण किसने किया था? राजा राम ने किया था। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु सतारा में हुई थी। राजा राम का शासनकाल 1689 से 1700 के मध्य में था। अब बात करते हैं ताराबाई के इतिहास पर। राजा राम की मृत्यु के बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजा बनाया गया। अल्पवयस्क था तो इसीलिए ताराबाई उसकी संरक्षिका बन गई थी और ताराबाई का जो शासनकाल माना जाता है वो 1700 से 1707 के मध्य में माना जाता है। अब बात करते हैं साहू जी के इतिहास पर। साहू जी संभाजी महाराज के पुत्र थे। 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ था और ये युद्ध साहू जी और ताराबाई के मध्य में हुआ था, जिसमें ताराबाई की हार हो गई थी और वह भागकर दक्षिणी महाराष्ट्र में चली गई थी। साहू जी ने क्या किया था कि सतारा को अपनी राजधानी बनाया और यहीं पर 1708 में अपना राज्य अभिषेक करवाया था। आपको ये ध्यान रखना है कि खेड़ा का युद्ध जीतने के बाद साहू जी ने क्या किया था कि सतारा को अपनी राजधानी बनाया था और 1 साल बाद यानी कि 1708 में अपना राज्य अभिषेक भी सतारा में ही करवाया था। साहू जी ने राज्य अभिषेक के अवसर पर बालाजी विश्वनाथ को सेना करते यानी कि सेना को संगठित करने वाला के पद पे नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? बालाजी विश्वनाथ को किया था। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। कब किया था? 1708 में किया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस पद पे किया था? सेना करते पद पे किया था, क्योंकि अभी आगे इनकी चर्चा होने वाली है बालाजी विश्वनाथ की। 1713 ईस्वी में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। आपको ये यहाँ पे विशेष तौर पे याद रखना है। 1713 में बनाया था बालाजी विश्वनाथ को पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री बनाया था और इनकी मृत्यु के बाद 1720 में बाजीराव प्रथम को पेशवा बनाया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और बाजीराव प्रथम के बारे में आप सबने सुना होगा क्योंकि एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, तो वो आप लोगों ने जरूर देखी होगी। बाजीराव प्रथम ने साहू जी से कहा था, आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो तुरंत गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। और इसके उत्तर में साहू जी ने कहा था, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। तो ये बाजीराव प्रथम ने किसके संबंध में कहा था कि आओ इस पुराने वृक्ष को? ये मुगलों के संबंध में कहा था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साहू जी का शासनकाल 1707 से 1749 के मध्य में था। अब बात करते हैं राजाराम द्वितीय के इतिहास पर। साहू जी के बाद राजाराम द्वितीय राजा हुए। 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय के मध्य संगुला की संधि हुई और इस संधि के अनुसार मराठा साम्राज्य का वास्तविक नेता पेशवा को बनाया गया तथा मराठा छत्रपति नामात्र के प्रधान रह गए थे। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, राजाराम द्वितीय के शासनकाल में 1750 में क्या हुआ था कि बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय के मध्य में एक संगोला की संधि हुई थी और उस संधि के अनुसार मराठा साम्राज्य का जो वास्तविक नेता था, जिसके पास सारी शक्तियां थी, तो वो किसको बनाया गया था? वो पेशवा को बनाया गया था। तो संगोला संधि की प्रमुख शर्तों पर चर्चा करते हैं। तो नंबर 1,
मराठा साम्राज्य का वास्तविक प्रधान पेशवा को माना जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री को माना जाएगा। नंबर 2, मराठा साम्राज्य की संपूर्ण शक्ति पेशवा के पास होगी। ये किसकी शर्तें थी? संगोला संधि की शर्तें थी। नंबर 3, मराठा छत्रपति को नाम मात्र का प्रधान माना जाएगा और उनके पास सिर्फ सतारा की छोटी सी जागीर तथा किला दिया जाएगा उन्हें। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नंबर 4, मराठा साम्राज्य की संपूर्ण राजनीति का केंद्र पुणे हो गया था। तो ये थी संगोला संधि की प्रमुख शर्तें। तो 1750 के बाद, यानी कि इस संधि के बाद मराठाओं का शासन समाप्त हो गया था। मतलब भोंसले वंश का जो शासन था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों या फिर कहें वंशजों का शासन था, वो समाप्त हो गया था। इसके बाद किसका शासन आया था? पेशवाओं का शासन आया था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। 1750 के बाद पेशवाओं का शासन आ गया था। पेशवा कौन थे? देखिए, पेशवा मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री को कहा जाता था। तो इनका जो इतिहास है वो बहुत ही दिलचस्प है। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे, बालाजी विश्वनाथ का इतिहास। बालाजी विश्वनाथ को छत्रपति साहू जी ने 1708 में सेना कर्ते के पद पर नियुक्त किया था। इसकी चर्चा मैंने अपने पिछले वाली वीडियो में भी की थी। तो सेना कर्ते कौन होता था? ये सेना को संगठित करने वाला होता था। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ को साहू जी ने 1708 में इस पद पर नियुक्त किया था। 1713 में छत्रपति साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर नियुक्त किया था। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आपको विशेष तौर पर याद रखना है। पेशवा के पद पे 1713 में नियुक्त किया था, उससे पहले सेना कर्ते के पद पे नियुक्त किया था। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। पहला संस्थापक किसको माना जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है। और दूसरा संस्थापक किसको माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1719 में मुगल बादशाह की ओर से सैयद हुसैन अली और बालाजी विश्वनाथ के मध्य एक संधि हुई और इस संधि को इतिहास में दिल्ली की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के अनुसार मुगल बादशाह रफी उद दरजात ने छत्रपति साहू जी को महाराष्ट्र का स्वामी मान लिया था और दक्षिण में चौथ तथा सरदेशमुखी कर वसूलने की आज्ञा दे दी थी। तो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक संधि हुई थी, दिल्ली की संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके अनुसार रफी उद दरजात ने क्या किया था, क्योंकि उस समय मुगल बादशाह रफी उद दरजात ही था, तो उसने छत्रपति साहू जी महाराज को क्या किया था कि महाराष्ट्र का स्वामी मान लिया था और दक्षिण में चौथ और सरदेशमुखी कर जो थे उन्हें वसूलने की आज्ञा भी दे दी थी। रिचर्ड टेम्पल ने इसी संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महान अधिकार पत्र। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। किस संधि को कहा था? दिल्ली की संधि को कहा था, क्योंकि इसी संधि से महाराष्ट्र का स्वामी किसने मान लिया था? रफी उद दरजात ने मान लिया था। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 1720 के मध्य में था। तो यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ का जो शासनकाल है पेशवा के रूप में, वो 1713 से 1720 के मध्य में था। अब बात करते हैं बाजीराव प्रथम के इतिहास पर। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1720 में बनाया गया था। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पातशाही के आदर्श का प्रचार किया और इसे लोकप्रिय बनाया था। बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए कहा था, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो तुरंत ही गिर जाएंगी। बाजीराव प्रथम ने मार्च 1728 में पालखेड़ा के निकट निजाम को पराजित किया था और उससे मुंगी सिवा गांव की संधि की और इस संधि के तहत निजाम ने क्या किया था कि छत्रपति साहू जी को चौथ व सरदेशमुखी कर देना स्वीकार किया था। देखिए, निजाम हैदराबाद का शासक था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो 1728 में किस किस के मध्य में युद्ध हुआ था? बाजीराव प्रथम और निजाम के मध्य में हुआ था, जिसमें मुंगी सिवा गांव की संधि हुई थी और उस संधि के अनुसार क्या हुआ था? चौथ और सरदेशमुखी जो कर थे वो निजाम ने स्वीकार कर लिए थे।
1728 ईस्वी में ही बुंदेला राजा छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम से सहायता मांगी। बाजीराव प्रथम ने छत्रसाल की सहायता की और मुगलों द्वारा जीते गए सभी क्षेत्र वापस छीन लिए थे। इसी अवसर पर बुंदेला राजा छत्रसाल ने अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह बाजीराव प्रथम से किया था तथा कालपी, सागर, झांसी को जागीर के रूप में भेंट किया था। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी, उसका नाम था बाजीराव मस्तानी। तो उसमें इस कहानी को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, बाजीराव प्रथम और मस्तानी के बारे में। मस्तानी छत्रसाल की पुत्री का नाम था। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने उसे पुत्री नहीं बल्कि नर्तकी लिखा हुआ है। आपको मैं पहले ही बता रहा हूं क्योंकि इसके संबंध में इतिहास में बहुत विवाद है। कुछ इतिहासकार पुत्री लिखते हैं तो कुछ इतिहासकार नर्तकी लिखते हैं। हालांकि बाजीराव मस्तानी फिल्म में मस्तानी को छत्रसाल की पुत्री दिखाया गया है, लेकिन इतिहास में इसके अलग अलग चर्चे हैं। 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में पेशवाओं ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, परंतु किसी भी मुगल ने उनका मुकाबला नहीं किया था। 1737 तक मुगल इतने कमजोर हो गए थे कि वो दूसरे राज्य पे आक्रमण के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। उनके मध्य में खुद उत्तराधिकार को लेकर युद्ध चल रहे थे, तो वो दूसरे राज्यों पे आक्रमण कर ही नहीं सकते थे। इसीलिए 1737 में पेशवाओं का किसी भी मुगल ने मुकाबला नहीं किया था। बाजीराव प्रथम ने 1738 ईस्वी में गुजरात को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। बाजीराव प्रथम के ही शासनकाल में राणोजी सिंधिया ने मालवा में सिंधिया वंश की स्थापना और इसकी राजधानी कहाँ बनाई थी? पहले तो उज्जैन बनाई थी, लेकिन बाद में ग्वालियर में राजधानी को बनाया था। इसी समय मालवा के एक भाग पर मल्हार राव होलकर ने इंदौर में होलकर वंश की स्थापना की थी और पिलाजी गायकवाड़ ने अपना राज्य गुजरात में स्थापित किया था और बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। तो ये सब किसके शासनकाल में हुआ था? ये सब बाजीराव प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बाजीराव प्रथम का शासनकाल 1720 से 1740 के मध्य में था। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है, शासनकाल 1720 से 1740 के मध्य में था। बाजीराव प्रथम का नाम सभी पेशवाओं से अलग माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके शासन करने का जो तरीका था वो बहुत ही अलग था, सभी पेशवाओं से अलग था। अगर आप कभी पुणे गए हो तो शनिवार बाड़ा पे इनकी एक मूर्ति लगी हुई है। ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है यही मूर्ति है। बाजीराव प्रथम के बारे में जितने शब्द कहूं उतने कम ही हैं। अब बात करते हैं बालाजी बाजीराव के इतिहास पर। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि नाना साहब के नाम से किसको जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। बालाजी बाजीराव नाम मात्र के पेशवा थे, परंतु वास्तविक शक्ति उनके चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ के हाथों में थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि जो वास्तविक शक्ति थी वो किसके हाथों में थी? सदाशिवराव भाऊ के हाथों में थी। लेकिन पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव थे। 1750 ईस्वी में मराठा छत्रपति राजाराम द्वितीय से संगोला की संधि करके बालाजी बाजीराव ने संपूर्ण राज्य पर अधिकार कर लिया था। इस समय हुआ क्या था कि राजाराम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के मध्य में जो संगोला की संधि हुई थी, इसके तहत सारी शक्तियां किसके पास चली गई थी? बालाजी बाजीराव के पास चली गई थी। राजाराम द्वितीय नाम मात्र के छत्रपति रह गए थे। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में ही पेशवाओं का सर्वाधिक विकास हुआ था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि पेशवाओं का सर्वाधिक विकास अगर किसी के शासनकाल में हुआ था तो वो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में हुआ था। 1742 ईस्वी में पेशवाओं ने ओरछा के बुंदेला सरदार को परास्त कर झांसी तथा उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। पूरे बुंदेलखंड पे ही अधिकार कर लिया था पेशवाओं ने। 1757 में रघुनाथ राव सेना लेकर दिल्ली पहुंचे और मुगल बादशाह के साथ संधि कर अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीब उद्दौला को मीर बख्शी के पद से हटा दिया था। इसकी चर्चा मैंने अपने अहमद शाह अब्दाली वाली वीडियो में भी की है। आपको अगर ध्यान होगा, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। यहाँ पर बात करते हैं रघुनाथ राव के बारे में।
देखिए उस समय पेशवा कौन थे? पेशवा थे बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव के पास कोई भी शक्ति नहीं थी। सारी शक्तियां किसके पास थी? उनके चचेरे भाई सदाशिव राव भाव के पास थी। रघुनाथ राव कौन थे? तो देखिए रघुनाथ राव, इन्हें तुम सहायक पेशवा मान सकते हो। तो इन्होंने क्या किया था कि 1757 में ये सेना लेकर दिल्ली पहुंचे, मुगल बादशाह से एक संधि की, और अहमद शाह अब्दाली का एक प्रतिनिधि कहाँ रहता था? दिल्ली में रहता था। उसका नाम था नजीब उद दौला, जो कि मीर बख्शी के पद पे था। मीर बख्शी का मतलब होता है कि सेना का सर्वोच्च पद माना जाता था मीर बख्शी का। तो नजीब उद दौला को हटा दिया था रघुनाथ राव ने। 1757 में पेशवा इतने ताकतवर हो गए थे कि मुगल जो बादशाह थे उन्हीं के कब्जे में रहते थे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मुगलों का कोई शासन नहीं रह गया था, नाम मात्र के मुगल रह गए थे। आप ये जो मैप देख रहे हैं, इसमें जो जितना भगवा कलर आपको दिखाई दे रहा है, पेशवाओं का शासन यहाँ तक था। दिल्ली के जो शासक थे वो नाम मात्र के शासक थे, वास्तविक जो शक्तियां थी वो पेशवाओं के पास में थी। 1758 में रघुनाथ राव पंजाब पहुंचे और वहां से अहमद शाह अब्दाली के अधीन शासकों को पराजित किया, जिससे अहमद शाह अब्दाली नाराज हो गया और उसने मराठों या पेशवाओं से बदला लेने के लिए फिर से भारत पे आक्रमण किया था। 1759 में अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पे अधिकार कर लिया था और दिल्ली की ओर आगे बढ़ा। तो यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। 1758 में रघुनाथ राव पंजाब पहुंचे थे। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के अधीन जितने भी शासक थे सबको खदेड़ दिया था पंजाब से, और पंजाब को अपने अधीन कर लिया था। जब ये बात अहमद शाह अब्दाली को पता चली तो वो बहुत नाराज हुआ। उसने क्या किया कि 1759 में पंजाब पे आक्रमण किया और पंजाब को अपने अधिकार में ले लिया था। इसके बाद वो दिल्ली की ओर आगे बढ़ा। क्यों? क्योंकि उसे पेशवाओं कहें या फिर मराठों कहें, उनसे बदला लेना था। और यही कारण था पानीपत के तृतीय युद्ध का। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। किस किस के मध्य में हुआ था? पेशवाओं और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हालांकि इसकी चर्चा मैंने अपने अहमद शाह अब्दाली वाले वीडियो में भी की थी। इस युद्ध में जाट राजाओं, राजपूतों एवं सिखों ने पेशवाओं का साथ नहीं दिया था। इस युद्ध में पेशवाओं की तरफ से इब्राहिम खान ने तोपखाने का नेतृत्व किया था और इंदौर के मल्हार राव होलकर पानीपत का मैदान छोड़कर ही भाग गए थे। पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ था तो महाराष्ट्र के प्रत्येक घर से कोई न कोई व्यक्ति ने इस युद्ध में भाग लिया था। यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इस युद्ध में इब्राहिम खान ने तोपखाने का नेतृत्व किया था पेशवाओं की तरफ से। यहाँ पे यह भी ध्यान रखना है कि जाट राजाओं ने, राजपूतों ने और सिखों ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। सीधे तौर पे कहें तो पेशवा और मराठा ही थे जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली से मुकाबला किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित होने के कारण बालाजी बाजीराव अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए और 1761 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बालाजी बाजीराव का शासनकाल 1740 से 1761 के मध्य में था। अब बात करते हैं माधवराव के इतिहास पर। पेशवा माधवराव ने हैदराबाद के निजाम और मैसूर के हैदर अली को चौथ देने के लिए मजबूर किया था। किस किस को किया था? निजाम को किया था और हैदर अली को किया था। पेशवा माधवराव के ही शासनकाल में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षणता को छोड़कर पेशवाओं की संरक्षणता स्वीकार की थी। मुगल इस समय इतने कमजोर हो गए थे कि वो स्वतंत्र रूप से शासन भी नहीं कर पा रहे थे। कभी अंग्रेजों के संरक्षण में चले जाते थे तो कभी पेशवाओं के संरक्षण में चले जाते थे। 1772 ईस्वी में क्षय रोग से पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के साथ ही पेशवा साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। पेशवा माधवराव को अंतिम महान पेशवा माना जाता है। पेशवा माधवराव के बाद कोई भी पेशवा नहीं हुआ जिसने मराठा साम्राज्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाया हो। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अंतिम महान पेशवा किसको माना जाता है? पेशवा माधवराव को माना जाता है। पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव को पेशवा बनाया गया, परंतु 1773 में उनके चाचा रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लिए नारायण राव की हत्या कर दी थी।
पेशवा माधवराव का शासनकाल 1761 से 1772 के मध्य में था। अब बात करते हैं माधव नारायण राव के इतिहास पर। पेशवा माधव नारायण राव किसके पुत्र थे? नारायण राव के पुत्र थे। पेशवा माधव नारायण राव की अल्पायु के कारण नाना फड़नवीस, जिन्हें बालाजी जनार्दन के नाम से भी जाना जाता था, ग्रांड डफ ने इन्हें ही मराठों या फिर कहें पेशवाओं का मैकियावेली कहा था, कि नेतृत्व में पेशवा सरदारों ने क्या किया कि राज्य की देखभाल के लिए 12 भाई सभा के नाम से एक परिषद बनाई थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि माधव नारायण राव की अल्पायु होने के कारण नाना फड़नवीस ने क्या किया था कि 12 भाई सभा के नाम से एक परिषद बनाई थी, जिससे राज्य की अच्छे से देखभाल की जा सके। और ये पॉइंट आपको खासतौर पे यहाँ पे याद रखना है कि नाना फड़नवीस को मराठों का मैकियावेली कहा जाता है, और ये किसने कहा था? ग्रांड डफ ने कहा था। अब बात करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना सूरत पहुंची। 1775 में आरस के मैदान में अंग्रेजों एवं पेशवा सेना के मध्य भीषण युद्ध हुआ, और इस युद्ध में पेशवा की हार हुई थी। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। 1772 के बाद जो पेशवा थे वो दो भागों में बट गए थे। एक तरफ रघुनाथ राव थे जो कि पेशवा बनना चाहते थे, और दूसरी तरफ माधव नारायण राव जो कि पेशवा थे। तो रघुनाथ राव ने क्या किया था कि अंग्रेजों के सहयोग से वो पेशवा बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजों को सूरत भेजा था कि तुम जाइए सूरत पे आक्रमण कीजिए, अगर पेशवा हार जाते हैं और मैं पेशवा बनता हूं तो सूरत का पूरा क्षेत्र मैं तुम्हें दे दूंगा। इसीलिए कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में अंग्रेजों ने एक सेना भेजी थी सूरत, और 1775 में आरस के मैदान में युद्ध हुआ जिसमें पेशवाओं की हार हो गई थी। 1782 में सालबाई की संधि सिंधिया की मध्यस्थता के कारण पेशवा और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। अक्टूबर 1795 में पेशवा माधव नारायण राव ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वह नाना फड़नवीस के मनमाने शासन से बहुत परेशान हो गए थे। पेशवा माधव नारायण राव का शासनकाल 1774 से 1795 के मध्य में था। अब बात करते हैं बाजीराव द्वितीय के इतिहास पर। पेशवा बाजीराव द्वितीय रघुनाथ राव के पुत्र थे। दिसंबर 1802 ईस्वी में बसीन की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। इस संधि की प्रमुख शर्तें थीं। नंबर 1, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षणता स्वीकार कर ली थी और एक अंग्रेजी सेना पूना में रखना भी स्वीकार कर लिया था। नंबर 2, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने गुजरात, ताप्ती तथा नर्मदा नदी के क्षेत्र और तुंगभद्रा नदी के आसपास के जो प्रदेश थे वो अंग्रेजों को दे दिए थे। नंबर 3, अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार किया था। अब बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। देवगांव की संधि दिसंबर 1803 में भोंसले और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। इस संधि के अनुसार भोंसले ने अंग्रेजों को बालासोर, कटक और बरदा नदी के पश्चिम का सारा जो राज्य था वो सौंप दिया था। सुरजी अर्जन गांव की संधि दिसंबर 1803 में ही सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। इस संधि के अनुसार सिंधिया ने अंग्रेजों को गंगा और यमुना के बीच का जो अपना सारा का सारा राज्य था, जिसमें जयपुर और गोहद के किले थे, वो सभी अंग्रेजों को दे दिए थे। अब बात करते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। पेशवाओं ने पूना के अंग्रेजी रेसिडेंसी में आग लगा दी थी और किरकी नामक स्थान पर अंग्रेजी कैंप पर आक्रमण कर दिया था। इसी बीच अंग्रेज और पेशवा सेना के मध्य युद्ध हुआ, परंतु अंत में पेशवा सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेशवा और अंग्रेजों के मध्य पूना की संधि हुई। 13 जून 1817 को पूना की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। इस संधि के अनुसार बाजीराव द्वितीय को मराठा संघ की प्रधानता छोड़नी पड़ी थी। बाजीराव द्वितीय को कुछ किले अंग्रेजों को देने पड़े, परंतु इस संधि से पेशवा बाजीराव द्वितीय संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि यह संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय की इच्छा के विरुद्ध हुई थी। 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ। पेशवा और अंग्रेजी सेना के मध्य में ये युद्ध हुआ था, जिसमें पेशवा सेना का नेतृत्व बाजीराव द्वितीय, बापू गोखले, अप्पा देसाई कर रहे थे।
अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन एफ स्टोनटन के हाथों में था, जिसमें केवल 834 सैनिक थे और दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध में पेशवा सेना की हार हुई और इस युद्ध के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जून 1818 में सर जॉन मैल्कम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर कानपुर के समीप बिठूर में अपने आखिरी दिन बिताने की आज्ञा दे दी थी। इसी समय अंग्रेजों के द्वारा पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था और मराठा साम्राज्य का शासन छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज प्रताप सिंह को सौंप दिया गया था। मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा साहेब को माना जाता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि 1772 के बाद पेशवाओं का जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे गिरने लगा था, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऐसा पेशवा नहीं हुआ था जो अपने साम्राज्य को आगे बढ़ा सकता था। इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों के साथ संधि कर करके पेशवाओं ने अपना साम्राज्य आगे बढ़ाया और 1818 में अंत हो गया था। तो इस वीडियो में जितना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था उतना मैंने आपको बताया है। अगर आपको लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो उसे मैं वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।